तो कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। देखो क्या है। क्वेश्चन क्या है, देखो, टू ऑब्जेक्ट हैव सेम डायमेंशंस two objects have same dimensions carrying equal charge and the force of repulsion between them is F for a certain distance. ठीक है। Now if we transfer 50% of charge of one sphere to other, then find new force of repulsion। तब क्वेश्चन क्या है, देखो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की डायमेंशन सेम है। दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, और दोनों किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो मैंने मान लिया दोनों रखे हुए एक दूसरे से r डिस्टेंस पर। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं फोर्स F से। क्यों रिपेल कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों पर चार्ज है और दोनों पर सेम चार्ज है, यानी Q अमाउंट ऑफ चार्ज है। अब ये पूछ रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का 50% चार्ज आप दूसरे को ट्रांसफर कर दो। आपने क्या करा, आपने यहां से इसका 50% चार्ज लेके दूसरे वाले को ट्रांसफर कर दिया। तो देखो बाद में क्या होगा कि यहाँ पर कितना चार्ज बचेगा। तो 50% मतलब हाफ, तो आपने यहाँ से हाफ चार्ज लिया, यानी यहाँ पर हाफ चार्ज लेके इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे Q/2 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे Q/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने 50% जो है वो ट्रांसफर कर दिया। 50% ट्रांसफर, और उसी डिस्टेंस पे इनको रखा। ऐसा नहीं है आपने डिस्टेंस चेंज कर दी, डिस्टेंस अभी भी वही है जो पहले थी, बस आपने चार्ज को चेंज किया। तो देखो इनिशियली अगर हम देखें तो फोर्स हो जाएगा Q अपॉन r², ये F है। एंड आफ्टर चार्ज ट्रांसफर तो चार्ज ट्रांसफर के बाद क्या हुआ देखो, तो फोर्स क्या हो जाएगा K, तो यहाँ आ जाएगा चार्ज Q/2 और यहाँ आ जाएगा चार्ज 3Q/2। तो ये हो जाएगा Q/2 एंड 3Q/2 अपॉन r²। ये न्यू फोर्स आ गया। तो न्यू फोर्स अगर हम देखें Fn, तो वो हो जाएगा K 3Q² 4r² और 3/4 KQ² अपॉन r²। तो ये जो चीज है वो हो जाएगी F के इक्वल KQ² अपॉन r²। तो ये हो जाएगा 3/4 F, यानी पहले फोर्स था F और अब जो फोर्स है वो हो गया 3/4 F। ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो
तो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if we divide charge q into two parts q and q minus q such that the force of repulsion between them is maximum या will be maximum. Maximum. Then find ratio of Q upon Q. तो देखो क्या कह रहा है कि एक चार्ज Q आपने लिया और उस Q चार्ज को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, Q एंड Q माइनस Q, और इनको किसी डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। और आपने चार्ज को इस तरह से डिवाइड किया कि इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स लगेगा वो रिपल्शन फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए रिपल्शन फोर्स? मैक्सिमम। तो हमें Q अपॉन Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम फोर्स निकालते कूलम्स लॉ से, K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। आप किसको चेंज कर रहे हो? चार्ज को, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो F इज इक्वल टू K अपॉन R स्क्वायर Q माइनस Q स्क्वायर। अब फोर्स मैक्सिमम चाहिए, Q की किस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम आएगा ये हमें निकालना है। तो आपने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है कि अगर आप यहाँ देखो, आपको चाहिए फोर्स की वैल्यू किसके साथ चेंज होती हुई? Q के साथ। तो आपको चाहिए चेंज इन फोर्स किसके रेस्पेक्ट में? Q के रेस्पेक्ट में। वो अगर जीरो आ जाता है, यानी फोर्स का Q के रेस्पेक्ट में चेंज जीरो आ जाता है, तो या तो हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू पर है या उसकी मिनिमम वैल्यू पे है। ये हम मैक्सिमम मिनिमम में पढ़ चुके हैं। तो dF by dQ, K अपॉन R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, d by dQ ऑफ Q माइनस Q स्क्वायर, और इसको आपको इक्वल करना है जीरो के। तो देखो K अपॉन R स्क्वायर जीरो में चला जाएगा, Q बाहर, Q का Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और Q स्क्वायर का हो जाएगा 2Q। तो ये हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू Q अपॉन Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी Q हो गया Q/2। Q कितना हो गया? 1/2। ठीक है। तो Q इक्वल टू Q/2 आ गया। एक तरीका तो ये है मैक्सिमम मिनिमा का। अब दूसरा तरीका देखते हैं, देखो ध्यान दो, सेकंड मेथड ढंग से समझना। देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है? देखो कि प्रोडक्ट कभी भी दो नंबर्स हैं आपके पास, उनका मैक्सिमम कब आएगा? जैसे मान लो आपको 8 को डिवाइड करना है, ठीक है। 8 को डिवाइड करना है आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपने करा, देखो कि 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 एंड 4, फिर 5 और 3, 6 एंड 2,
एंड 7 एंड 1। मतलब एक आपने इसको डिवाइड कर दिया x1 और x2 में। तो अगर आप इन सबका प्रोडक्ट लेते हो, देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, ध्यान देना। 1 और 7 का प्रोडक्ट आया 7, 12, 15, 16, 15, 12 और 7। तो यहाँ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो कि जब ये दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं, यानी एक ही नंबर को अगर आप इक्वली डिवाइड करते हो तो उसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम आएगा। यानी अगर मैं आपको 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करने को कहूँ जिसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम आए, तो आप कैसे डिवाइड करोगे, 5 और 5, 5 इंटू 5 25। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जब मैंने 8 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो उसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम आएगा। तो हम फोर्स क्या कहते हैं, देखो कि फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के और आर स्क्वायर को तो आप कांस्टेंट मान रहे हो, तो फोर्स किस पे डिपेंड करा, Q1 Q2 पे, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। और प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम कब आएगा कि देखो आपने चार्ज क्यू लिया, उस चार्ज को आपने डिवाइड करा, जब आप इसको हाफ हाफ डिवाइड करोगे तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? कि जब भी आप कोई भी नंबर लोगे, कुछ भी क्वांटिटी लोगे, अगर आप उसको जस्ट हाफ हाफ कर देते हो तो हाफ हाफ करने के बाद अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम आएगा। तो आपने Q लिया और Q का हाफ हाफ कर दिया तो इसका प्रोडक्ट सबसे मैक्सिमम आएगा। यानी Q किसके इक्वल होना चाहिए, Q/2 के। तो यहाँ से Q अपॉन Q कितना आ जाएगा, Q अपॉन Q आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेते हैं, देखो 2 identical spheres have charges plus 5 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are separated by distance r। कितने डिस्टेंस से सेपरेट कर रखा है, डिस्टेंस r से। if we touch these sphere together and again put them at distance r, then find ratio of forces F1 एंड F2। तो F1 फर्स्ट वाले केस में है और F2 सेकंड वाले केस में है। तो देखो F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ K और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि पहले भी डिस्टेंस R पे थे और बाद में भी डिस्टेंस R पे है। ठीक है, डिस्टेंस R, तो पहले भी डिस्टेंस R से सेपरेटेड थे और बाद में भी डिस्टेंस R से सेपरेटेड है। पहले उन पे चार्ज कितना था, तो पहले अगर आप देखो तो दोनों ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज था वो था 5 माइक्रोकुलम इस पे प्लस का और 10 माइक्रोकुलम इस पे माइनस का। आइडेंटिकल है, कैसे स्क्वायर है, आइडेंटिकल, एक जैसे स्क्वायर है। ठीक है,
अब क्या है कि अगर आप इनको टच करवाते हो, हमने इनको टच करवाया, तो टच करवाने से क्या होगा, दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफर करेंगे। तो चार्ज ट्रांसफर करने से दोनों जो हैं उन पे नेट चार्ज क्या आएगा, तो देखो एक ने दिया +5 माइक्रोकूलम, एक ने दिया -10 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के चार्ज को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अब तुम देखोगे कि सर यहाँ तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमने +5 और -10 को ऐड किया, तो ये आएगा -5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2, यानी -2.5 माइक्रोकूलम। तो अब जब आप इन दोनों को अलग अलग देखोगे, यानी सेपरेट कर दोगे वापस से, तो इस पे चार्ज आ जाएगा -2.5 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज आ जाएगा -2.5 माइक्रोकूलम। यानी आपको क्या करना है, देखो समझो एक चीज को, जो भी चार्ज आपको गिवन हो, नेट चार्ज हमेशा कैसे आएगा, तो नेट चार्ज जो है वो दोनों स्फेयर के चार्ज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। कब, जब ये आइडेंटिकल होंगे। कब होंगे, आइडेंटिकल होंगे तब। अच्छा, अब तुम सोचोगे कि आइडेंटिकल नहीं हो तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो पोटेंशियल मेथड होता है, वो तब पढ़ेंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो उसी टाइप के करने हैं जहाँ स्फेयर आइडेंटिकल हो, ठीक है। बाद में जब हम पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हो सकता है कि एक स्फेयर आपको r रेडियस का दे रखा हो, एक 3r रेडियस का दे रखा हो, तो आप अलग अलग चार्जेस भी निकालना सीख सकते हो। लेकिन अभी जो है आपको आइडेंटिकल स्फेयर गिवन होंगे, तो आप उन दोनों चार्जेस को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आपको नेट चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे जो इनिशियल फोर्स F1 है वो डिपेंड किस पे करेगा, Q1 Q2 पे। Q1 कितना है, -5 माइक्रोकूलम, सॉरी प्लस, और Q2 कितना है, -10 माइक्रोकूलम, ये F1 आ गया। F2 कितना आएगा, कि F2 दोनों पे अब चार्ज कितना है, -2.5 माइक्रोकूलम और -2.5 माइक्रोकूलम। तो अगर आप F1 F2 का रेशियो निकालना चाहते हो, तो F1 F2 का रेशियो क्या आएगा, देखो क्या, 5 × 10 माइनस का प्लस 2.5 × 2.5, तो इसको डिवाइड करा, 5 से 2.5 कटेगा 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो F1 F2 का रेशियो आ जाएगा 8:1। ये F1 F2 का रेशियो आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखो उस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या है, देखो हमारे पास 3 स्फेयर है, ठीक है। स्फेयर ए, स्फेयर बी और स्फेयर सी, 3 स्फेयर है। स्टेप 1 में क्या है, स्फेयर ए पे जो चार्ज है वो है Q, स्फेयर बी पे भी चार्ज है Q, और इस पे चार्ज है 0, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं है, या हम लिख सकते हैं सी हैव नो चार्ज, नो चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन दिस केस द फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज F, ए और बी के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, F है। अब क्या हुआ, अब हमने स्टेप 2, अच्छा ये D डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ना, D डिस्टेंस पे, C अलग से है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, F है। अब आपने क्या करा, आपने स्फेयर A और C इनको टच करवाया, कांटेक्ट में लाए, तो देखो स्फेयर ए के पास कितना चार्ज है Q, स्फेयर सी के पास कितना चार्ज है B, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q + 0/2, यानी Q/2 एंड Q/2। तो स्टेप 2 के बाद ए पे जो चार्ज बचेगा वो बचेगा Q/2, ठीक है।
और जो C पर चार्ज बचेगा वो C पे चार्ज कितना बचेगा, C पे चार्ज आ जाएगा Q/2। क्लियर है? फिर हमने क्या करा, स्टेप 3 में हमने क्या करा कि जो B था, B के पास C को लेके आए। B के पास किसको लाए, C को। B के पास कितना चार्ज है, Q, और C के पास कितना चार्ज है, Q/2, क्योंकि अब उसने A से हाफ चार्ज ले लिया। अब क्या होगा, अब नेट चार्ज क्या आएगा, अब नेट चार्ज आएगा Q + Q/2 डिवाइड बाय 2, यानी 3Q/4। तो इसके बाद में B पे कितना चार्ज रहेगा, B पे चार्ज रहेगा 3Q/4। C पे कितना चार्ज रहेगा, C पे भी चार्ज रहेगा 3Q/4। इक्वल चार्ज आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड फोर्स बिटवीन A and B आफ्टर स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 2 और स्टेप 3 के बाद में A और B के बीच में फोर्स क्या होगा, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो देखो फोर्स, जो न्यू फोर्स है वो हो जाएगा K। स्टेप 2 के बाद A पे चार्ज कितना आया, A पे चार्ज Q/2, और अगर आप स्टेप 3 के बाद B पे चार्ज देखो तो वो आया 3Q/4 अपॉन D², डिस्टेंस डी है। तो पहले कितना फोर्स था कि पहले अगर हम देखें तो F = था KQ/Q/D²। अब नया फोर्स जो हमारे पास आया वो कितना आया, K 3/8 Q²D²। तो KQ²D² को आप क्या लिख सकते हो, F लिख सकते हो। तो अब जो फोर्स है वो हो जाएगा 3/8 F। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखो पूरा क्वेश्चन मैंने इसको चंक्स में समझाया है अलग अलग स्टेप में, कि इनिशियली स्फीयर A and B have same charge. Now first we touch sphere A with sphere C and then separate them, and then touch sphere C with sphere B and separate them. Then now if we put A and B again at distance D, then the new force between A and B is, तो 3/8 F वो हो जाएगा। क्लियर है? तो बात समझ में आ गई। इस तरह से आप जो है वो फोर्सेस को फाइंड कर सकते हो। चलो देखो अब क्या है, अब हम सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, समझो इसको। कि मान लो आपके पास चार्जेस हैं बहुत सारे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। देखो द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू सिस्टम of charges is equal to the vector sum of all the forces due to different charges। देखो क्या है इसमें, द वेक्टर सम
ऑफ ऑल दी फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। अब इसको हम समझते हैं, देखो पहले समझो ढंग से कि है क्या ये रूल। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ चार्ज लेते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज मैंने लिया Q1, एक चार्ज लिया मैंने Q2 और एक चार्ज हमने लिया यहाँ पर Qn। एक चार्ज हमने क्या ले लिया, Qn। Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से होंगे, तो हमने Q1 Q2 और Qn ले लिया। और ये एक टेस्ट चार्ज है। क्या है, टेस्ट चार्ज। अभी हम बताएंगे टेस्ट चार्ज क्या होता है। अभी के लिए मानो टेस्ट चार्ज जिसमें हम फोर्स निकाल रहे हैं, है ना। तो क्या होगा देखो कि Q1 क्या करेगा, Q1 इसको इधर रिपेल करने की कोशिश करेगा ऐसे। Q2 क्या करेगा, Q2 इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा इधर ऐसे। तो Q2 का फोर्स हमने मान लिया F2 और Q1 का फोर्स हमने मान लिया F1, है ना। और Qn का फोर्स क्या होगा, nth चार्ज जो है वो इसको धकेलने की कोशिश करेगा इधर। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चार्ज Q0 है इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, कि किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने कहा कि Q0 जो है वो इन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा, इन सारे फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम। यानी जो नेट फोर्स Q0 पे लगेगा वो इन सारे फोर्सेस यानी F1 F2 F3 डैश 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 Fn का वेक्टर सम होगा। तो चार्ज कहाँ जाएगा, चार्ज जाएगा उन सारे फोर्सेस के वेक्टर सम की डायरेक्शन में। यानी जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे मान लो कि एक प्लेन है, उस प्लेन में क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है देखो कि पहले जब फोर्स F1 लगता है, सिर्फ ये वाला फोर्स F1 लगता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, कि इफ ओनली F1 एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल मूव इन प्लस वाई डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हम प्लस वाई डायरेक्शन में उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये प्लस वाई डायरेक्शन हो गई, ये एक्स डायरेक्शन हो गई। अब हमने क्या करा, हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं F2। यानी अब कंस्ट्रेंट ये है कि इफ ओनली F2 एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, सिर्फ F2, F1 को भूल जाओ, F2 ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल मूव इन प्लस एक्स डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स लगे, इफ बोथ फोर्स act together, act together, तो क्या होगा देखो कि जो ब्लॉक है वो कहाँ जाएगा, कि ब्लॉक प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा F2 की वजह से, प्लस वाई डायरेक्शन में जाएगा F1 की वजह से। लेकिन दोनों डायरेक्शन, दो अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ चल नहीं सकता, तो यहाँ वो क्या करेगा, वो यहाँ पर दोनों के बीच में जाएगा। यानी जो नेट फोर्स होगा वो होगा F1 और F2 का वेक्टर सम, वो उस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। यानी ऑब्जेक्ट विल मूव इन XY प्लेन। अब वो XY प्लेन में मूव करेगा।
तो यहाँ पर सुपरपोजिशन हो रहा है फोर्सेस का, नहीं हो रहा। वैसे ही चार्ज के साथ है कि चार्ज पे जितने भी फोर्स लगेंगे, नेट फोर्स हमेशा उन फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2 डैश 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 Fn। और अगर आप यहाँ पे F निकालते हो तो देखो F क्या होगा, इसको हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा F1 यानी K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर, यानी इन सब की डिस्टेंसेस हमने मान ली R1 R2 Rn। तो यहाँ K Q1 Q2 अपन R1 स्क्वायर, K Q2 Q0 R2 स्क्वायर डैश 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 K Qn Q0 Rn स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो F इज इक्वल टू K Q0 बाहर आ जाएगा, यहाँ आएगा Q1 R1 स्क्वायर Q2 R2 स्क्वायर डैश 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 Qn Rn स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो K Q0 समेशन ऑफ, तो जो लास्ट टर्म होती है उसको एज इट इज लिख दो, समेशन ऑफ Qn Rn स्क्वायर, जहां n 1 से स्टार्ट होके n तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो Q1 R1 आ जाएगा, फिर सम Q2 R2, इस तरह से Qn R। ठीक है,